गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 17 का बी पार्ट संचार तंत्र, और संचार तंत्र में अपने पढ़ा कि संचार तंत्र क्या है। उसके बाद में संचार तंत्र का ब्लू का आरेख बनाया, और उसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन था संचार तंत्र से संबंधित मुख्य शब्दों को परिभाषित कीजिए। तो मुख्य शब्दों में अपने 8 परिभाषा आपने पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे 9, 10 और 11 नंबर, 11 डेफिनेशन है टोटल अपने। इससे पहले लास्ट जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि पॉइंटिंग सदिश का मात्रक क्या होगा एसआई पद्धति में, तो केवल 15-20 बच्चों ने ही लिखा है। आप सभी कमेंट करें, जो भी प्रश्न है दिया जाता है। इस लेसन को आप अच्छे ढंग से पढ़ें। मंडे को आपका टेस्ट होगा, मंडे को टेस्ट देना है, और टेस्ट में पूरा जो लेसन नंबर 17 कंप्लीट आएगा, और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे 2-2 नंबर वाले, 3-3 नंबर वाले। तो अच्छे ढंग से इसकी तैयारी करनी है आपको मंडे तक। तो पॉइंटिंग सदिश का मात्रक था वाट पर मीटर स्क्वायर, ये था क्वेश्चन जो अपने दिया था लास्ट वीडियो के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर जो डेफिनेशन पढ़ेंगे 9 नंबर परिभाषा है वी मॉडुलन। अपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, डेली जितना पढ़ाया जा रहा है उसको याद करें। लेसन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे याद हो जाएगा आसानी से। वी मॉडुलन क्या है? वी मॉडुलन यानी मॉडुलन का उल्टा है। मॉडुलन में अपने क्या किया है, एक कम आवृत्ति वाली तरंग है जिसको एक अन्य आवृत्ति से अपने अध्यारोपित करवाया है, और प्रेषित द्वारा अभिग्राही तक अपने उसको भेज रहे हैं। वी मॉडुलन इसका अपोजिट होगा, वह प्रक्रिया जिसमें अभिग्राही द्वारा, अभिग्राही जिसे अपने को प्राप्त हो रहा है, अभिग्राही द्वारा प्राप्त तरंग से सूचना सिग्नल की पुनः प्राप्त की जाती है। जिस सूचना को अपने भेज रहे थे प्रेषी के माध्यम से अपने कहाँ पर भेजा है, अभिग्राही तक। अभिग्राही क्या करेगा, उस तरंग से सूचना सिग्नल को पुनः प्रदान करेगा, अपने को सूचना पुनः प्राप्त होगी। जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, वी मॉडुलन। और वी मॉडुलन क्या होता है, मॉडुलन का अपोजिट विलोम शब्द होगा। ये थी 9 नंबर परिभाषा। अब 10 नंबर बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई लेसन नंबर अपने 10 में पढ़ा है। LCR परिपथ जो लेसन अपने पढ़ा, AC प्रत्यवर्ती धारा, वहाँ पर भी बैंड चौड़ाई थी। बैंड चौड़ाई से तात्पर्य यह है कि कोई उपकरण कितनी आवृत्ति के मध्य प्रचलित होता है, मतलब कार्य करता है, कितनी फ्रीक्वेंसी के बीच में कार्य करेगा। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 200 मेगाहर्ट्ज से 600 मेगाहर्ट्ज है, या 600 से 800 है, 800 से 1000 है, जितनी भी होगी। यानी कोई भी अपरेटस है वो कितनी आवृत्ति के बीच में कार्य कर रहा है, वो जो आवृत्ति की प्रास होगी उसको अपने क्या बोलेंगे, बैंड चौड़ाई। ऑडियो और वीडियो सिग्नलों के लिए बैंड चौड़ाई का मान क्या होगा, अलग अलग होता है। ऑडियो और जो वीडियो सिग्नल है उनके लिए फ्रिक्वेंसी की जो प्रास होगी, बैंड चौड़ाई का जो मान होगा वो क्या होगा, अलग अलग। इसके बाद में लास्ट डेफिनेशन है पुनरावर्तक, रिपीटर। संचार व्यवस्था में प्रेषितर संकेतों की प्रास बढ़ाने के लिए जो प्रेषित संकेत है जिनको प्रेषी के द्वारा अपने भेजा है, प्रास बढ़ाने के लिए मुख्य प्रेषितर और मुख्य अभिग्राही के बीच में अनेक प्रेषी और अनेक अभिग्राही एंटीना लगा दिए जाते हैं। आपने देखा हो जैसे अपने मान लो पहाड़ियों के बीच में से जा रहे हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े एंटीना लगे हुए हैं। वो बड़े बड़े एंटीना क्या है, पुनरावर्तक है। मुख्य जो प्रेषी है और जो मुख्य अभिग्राही है उनके बीच में अनेक प्रेषी और अनेक अभिग्राही एंटीना आपने लगा दिए हैं, जो क्या कहलाएंगे, पुनरावर्तक कहलाएंगे। अब जो पुनरावर्तक है उसको अपने डायग्राम के द्वारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका डायग्राम क्या बनेगा। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, थोड़ा सा पार्ट अपने दिखाया है इसका, पृथ्वी है ये। पृथ्वी यहाँ पर एक एंटीना लगा हुआ है और एक एंटीना यहाँ पर है। ये 2 एंटीना है, ये मुख्य है। एंटीना को इस प्रकार से अपने डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एंटीना है और ये प्रेषी एंटीना है। कौन सा होगा, प्रेषी। इसी प्रकार ये दूसरा एंटीना है मुख्य, ये है अभिग्राही। इसका नाम क्या होगा, अभिग्राही। पृथ्वी की सतह पर
मुख्य प्रेसी एंटीना और अभिग्राही एंटीना के बीच में अन्य प्रेसी और अभिग्राही एंटीना लगा दिए जाते हैं जो पुनरावर्तक के रूप में कार्य करते हैं। अब जो अन्य लगे हैं वो क्या है, इन दोनों के बीच में है। दोनों के बीच में मान लेते हैं एक यहाँ पर लगा दिया, एक यहाँ पर लगा दिया। अब ये जो दो एंटीना लगाए गए हैं मुख्य प्रेसी और मुख्य अभिग्राही के बीच में, ये मेन है, मुख्य प्रेसी है ये, और ये मुख्य अभिग्राही है। इनके बीच में अपने अनेक प्रेसी और अभिग्राही एंटीना लगा दिए, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिपीटर कहलाएंगे। इन दोनों को अपने क्या बोल देंगे, पुनरावर्तक। ये पुनरावर्तक का कार्य करेंगे। तो बहुत ही आसान सी है। जैसे मान लो अंतरिक्ष में पुनरावर्तक का कार्य कौन करेगा, पृथ्वी सतह पर तो मैंने बता दिया कि पहाड़ों पर अपन जाते हैं तो बहुत बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, वो क्या रिपीटर है। अब अंतरिक्ष में पुनरावर्तक का कार्य कौन करेगा, सैटेलाइट, उपग्रह करेगा। क्या करेगा, उपग्रह इसका कार्य करेगा। किसी भी सूचना को अपने तरंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो यहाँ पर जो तरंग है, तरंगों के जो प्रकार है, तरंगें होती है 3 प्रकार की। कितनी प्रकार की होगी, 3 प्रकार की। फर्स्ट है भूतरंग, इसके बाद में सेकंड है आकाश तरंग, आकाश तरंग, और लास्ट 3 नंबर है व्योम तरंग, व्योम तरंग या तरंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब डायग्राम के थ्रू अपने इस प्रकार से समझा सकते हैं, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की सतह पर अपने 2 एंटीना लगाएंगे। एक एंटीना तो कौन सा होगा, प्रेसी, और दूसरा एंटीना कौन सा होगा, अभिग्राही। एंटीना इस प्रकार है, एंटीना के रूप में अपने यहाँ पर इस प्रकार से एंटीना बना सकते हैं। ये एंटीना हो गई, ये है प्रेसी एंटीना। इसी प्रकार ये है अभिग्राही एंटीना। ये है प्रेसी, प्रेसी यानी जहाँ से अपने को किसी सूचना को भेजना है, और दूसरी है अभिग्राही यानी जहाँ से अपने को ग्रहण करना है। अब प्रेसी से जो सूचना जाएगी वो 3 तरंगों के रूप में जा सकती है। जैसे फर्स्ट है भूतरंग, तो ये पृथ्वी को टच करती हुई जाएगी, भूतरंग, भूतरंग। दूसरी है आकाश तरंग, ये आकाश है। और लास्ट 3 नंबर कौन सी होगी, व्योम, जो आसमान में चली जाएगी इस प्रकार से, व्योम। ये व्योम है, व्योम तरंग। तो आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह पर किसी भी सूचना को अपने 3 तरंगों के द्वारा भेज सकते हैं। फर्स्ट कौन सा होगा, भूतरंग होगी, जो पृथ्वी को टच करती हुई जा रही है। 2 नंबर है आकाश तरंग, जो किसके अंदर होगी, क्षोमंडल के अंदर होगी। क्षोमंडल की जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितनी है, 12 किलोमीटर। और जो तीसरी तरंग है वो है व्योम तरंग, जो आयन मंडल में गति करेगी। आयन मंडल से गति करती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो आपको याद रखना है किसी भी सूचना या सिग्नल को तरंग के द्वारा अपने 3 रूपों में भेज सकते हैं। और 3 रूप कौन कौन से होंगे, भूतरंग, आकाश तरंग और व्योम तरंग। अब 1 नंबर पॉइंट अपने पढ़ेंगे, आकाश तरंग संचरण या आकाश तरंगें क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। आकाश तरंग संचरण, LOS लाइन ऑफ साइट, इसको ये भी बोल सकते हैं LOS विधि। आकाश तरंग संचरण या LOS लाइन ऑफ साइट क्या है, तो 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें आकाश तरंगें कहलाती है। ये डेफिनेशन है इसकी, बहुत ही आसान। 40 मेगाहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या कहलाती है, आकाश तरंगें कहलाती है। इस विधि में उच्च आवृत्ति की ये तरंगें क्षोभमंडल में गति करती है।
ये एक सीधी रेखा में गति करती हुई प्रेषित एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती है। मुख्य जो पॉइंट है 2 नंबर इसमें क्या है, इस विधि में जो उच्च आवृत्ति की ये जो तरंगे होगी ये क्षोभ मंडल में गति करेगी, और क्षोभ मंडल की हाइट मैंने आपको पहले बताया कितनी है, 12 किलोमीटर। ये एक सीधी रेखा में गति करती हुई प्रेषित एंटीना से अभिग्राही एंटीना तक पहुंचती है। आकाश तरंग संचरण क्षोभ मंडल में होता है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आकाश तरंग संचरण या आकाश तरंगों की जो आवृत्ति है वो 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है। कितनी होती है, 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। कितनी होगी, 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज। तो 2-3 पॉइंट है ये आपको याद रखने हैं। नंबर 1 डेफिनेशन, 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट एक जैसा ही है कि जो आकाश तरंगे हैं या जो आकाश तरंग संचरण है वो कहाँ पर होगा, क्षोभ मंडल में होगा। क्षोभ मंडल की हाइट कितनी है, 12 किलोमीटर है। और फ्रीक्वेंसी अपने को पूछा जाएगी तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी, आकाश तरंग संचरण या आकाश तरंगों की आवृत्ति कितनी है, 40 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा है, और कितनी है, 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज है। अब है आज का क्वेश्चन ये है, आकाश तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। इसका आंसर आपको लिख के मुझे सेंड करना है। अच्छा ढंग से वीडियो देखें आप, बहुत ही कम पढ़ाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको 2-3 बार देखें, उसके बाद पढ़ें, लिख कर याद करें। कोई 1 नंबर भी नहीं कटेगा आपका, बहुत आसानी से पूरे नंबर आएंगे, बढ़िया। अब देखो इसके साथ साथ आपको पहला चैप्टर भी पढ़ना है। पहला चैप्टर आपने क्लास में पढ़ा है, नहीं समझ में आया है, वीडियो देखें, जो नई वीडियो है NCERT लिखा हुआ आगे, NCERT का जो सिलेबस शुरू किया गया है ग्रुप में आपको वहाँ मिल जाएगा यूट्यूब पर। NCERT वाला जो सिलेबस है उसमें डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, उसको भी आप साथ साथ पढ़ते रहें, तो पहला लेसन भी आपका साथ साथ रिपीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिख के भेजना है। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।